प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह बात करेंगे इजराइल हमास युद्ध से जुड़े विभिन्न पहलुओं की, विदेश मंत्री एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की, चीनी और रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात की और रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात की। इन सब मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर श्री DS त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की। काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा रही है और इस दौरान जयशंकर जी ने कई मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत भी की है, चाहे वो भारतीय समुदाय के साथ बातचीत हो, विदेशी मीडिया के साथ बातचीत हो। इस यात्रा को कैसे देखते हैं? नीरज जी, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जी। और खासकर जब इसको आप इंडो पैसिफिक और चाइना का जो प्रेजेंस है उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 15 से 18 अक्टूबर के बीच में जो 4 दिन की यात्रा थी जी। और ये यात्रा बेसिकली तो थी कि 18वीं जो इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग है उसके बारे में थी, जिसमें इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इसके बारे में थी। और तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी। लेकिन ये समझिए कि 4 दिन की मीटिंग में खुद अगर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गए हुए हैं तो इसका मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण था ये वहाँ पर। और ये जो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लिंक किया हमारे कल्चर को, हमने जो वियतनाम के लिए किया, क्या हमारे में आपसी घनिष्ठता है उसको। ये आपको याद है वो गए थे, एक पेड़ जो कि 1964 में दिया गया था वहाँ पर जो लगाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने उनको दिया था जब विजिट पर आए हुए थे उनके प्रधानमंत्री उस समय का। तो एक उन्होंने मॉरली या मैं कहूँगा कि एक दूसरे को कनेक्ट किया कि देखिए ये हमने छोटा सा पौधा दिया था, इतना बड़ा पेड़ बन गया है। इसी तरह हमारी मित्रता भी इतनी वियतनाम के साथ मजबूत होगी। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर था वहाँ पर। वहाँ पगोड़ा में भी गए देखने के लिए और वहाँ जाकर के उन्होंने बातें की। तो ये बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ जो मुख्य चीज़ है वहाँ पर देखिए, जो बातचीत ट्रेड के ऊपर हुआ, जो बढ़ा करके $20 बिलियन के आसपास लाना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा मुख्य सारी चीज़ें तो थी, साइंटिफिक भी था, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ ऑलरेडी एक टास्क फोर्स है जो जल्दी अपनी उसकी बातचीत चल रही है आगे और एग्रीमेंट होगा। लेकिन मुख्य मुद्दा मैं फिर कहूँगा कि वहाँ पर था सुरक्षा का, सिक्योरिटी का जी। और इसके बैकग्राउंड में आप देखिए कि उस समय ऑलरेडी हमारी एक इंडियन नेवल शिप जो है सुदर्शनी ऑलरेडी वहाँ ऑन कॉल थी, पोर्ट पर कॉल करती हैं, सैगान पोर्ट पर थी, जहाँ पर कि हमारे विदेश मंत्री भी गए थे वहाँ पर। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि हमारी कैसे आपस में दोनों जो नेवल फोर्सेज हैं मिल करके क्या क्या कर सकती हैं और ऑलरेडी कर रही हैं। इससे पहले एक और है कि भारत ने पहली बार था कि ये किसी फॉरेन कंट्री को, खास करके वियतनाम को, फुल्ली जो ऑपरेशनल एक मिलिट्री वेसल थी INS कृपाण दिया है, जो कि पूरी तरह ऑपरेशनल वेसल है जो उनको दी गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके बैकग्राउंड में थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुख्य मुद्दा था, बहुत ज़रूरी था ये, खास करके जिस तरह चीन अपना उस इंडो चाइना में, पैसिफिक में और चाइनीज़ उस इलाके में अपना हक दिखा रहा है। उसमें वो तो अपनी एरिया बढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाया जा रहा है। चीन की पेट्रोल फिशिंग बोट्स लाखों में वहाँ घूम रही हैं और कहा जा रहा है कि इसमें फिशिंग कम है जी। और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए सब ज़्यादा घूम रही हैं जी। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए यहाँ पर वो गए हुए थे। और वहाँ पर जाने के पर सिर्फ यही नहीं था, वहाँ पर उन्होंने जो है डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया। नेचुरली भारत अभी इस फील्ड में काफ़ी आगे जा रहा है, हमको पता ही है कितना आगे हम बढ़ रहे हैं, खास करके जब से हमने डिफेंस सेक्टर खोल दिया और प्राइवेट इंडस्ट्री हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो वो भी है एक चीज़ बताना, और किस तरह एक एडवांस सिस्टम्स जो है, एडवांस मैं कहूँगा मतलब उस हालत में कि जो हम बिल्कुल एडवांस में, तो अमेरिका अगर रशिया की नहीं भी बात करें उनसे थोड़ा कम हो सकता है, बट फिर भी हम काफ़ी एडवांस सिस्टम्स हैं और काफ़ी कम प्राइस पर हम ये दे सकते हैं जी। तो उनकी भी वहाँ पर बात हुई इसके बारे में।
पायलट्स की ट्रेनिंग के बारे में बात हुई, बायलैटरल एक्सरसाइजेस के बारे में बात हुई, एक्सचेंजेस, मिलिट्री एक्सचेंजेस के बारे में बात हुई। तो ये सब काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो कि डिटेल में इसके बारे में बात हुई। और अब हम देखेंगे कि हमारा डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ज़्यादा होगा, मजबूत होगा वियतनाम के साथ जी। तो ये चीज़ लेकर के वहाँ पर गए थे, जिसके बारे में काफ़ी बात हुई। वहाँ के प्रधानमंत्री से भी मिले हैं जी। वहाँ में ये कई इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने विजिट भी किया था। और फोकस, दोनों का फोकस रहा है चाइना जी। बेसिकली चाइना का जो, और हमें पता है कि उस पूरे इलाके में चीन अपनी प्रभुत्व जमाना चाहता है। सारे देश वहाँ के जो है वो देख रहे हैं दूसरे देशों, बिकॉज उनके पास ताकत नहीं है जी, जो पैसिफिक के जितने भी देश हैं। तो अब उनको ताकत मिल रही है। क्वाड तो आप देख ही रहे हैं, बन चुका है, सभी मिल के वो कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका भी अब वियतनाम में ऑलरेडी उनसे मैं कहूँगा दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ वो भी चाहता है कि प्रेजेंस अपनी, भले लड़ाई उनकी इतने लंबी चली थी लेकिन उसके बावजूद तो वियतनाम की इम्पोर्टेंस आज की तारीख में उस इलाके के लिए स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट थी। और ये देखिए, हमारा जो 1982 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था वियतनाम के साथ कोऑपरेशन के लिए, वो अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। नेचुरली 40-41 साल हो चुके हैं जी। लेकिन कहने का मतलब है कि पहले से चले नहीं है कि हम एक बैग अभी जा रहे हैं जी, या अमेरिका की तरह कि हम लड़ाई करके और उनके पास दोबारा जा रहे हैं। हमारा ये पहले से उनसे बातचीत चल रही है। अब ये जो है इसको और ज़्यादा अगले स्टेज पर ले जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए और मैं कहूँगा कि ऑलरेडी हम जा चुके हैं जी, तभी ये हो रहा है। आप देखिए, यही नहीं है, आप देखिए यहाँ से, हमारे यहाँ से भारत से काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं वियतनाम में जी, तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी हो रहा है जी। तो उससे भी जो है इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब देख करके आप देखिए, जो मेन चीज़ और चल रही है, वियतनाम इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप इनिशिएटिव जी, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजिटल फील्ड में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, खास करके चाहे वो आधार से लेकर के आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर आ जाइए जी। तो इन सब चीज़ों के लिए दुनिया ने हमारा लोहा माना है कि भाई भारत ने ऐसे कर लिया है। तो इसको देख करके ये सब काफ़ी आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही मैं कहूँगा कि ये महत्वपूर्ण विजिट रही है इस मामले में। और अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे तो भारत अपना प्रभुत्व उस इलाके में जमा सकता है। और जो हम, यही नहीं, जो भारत कह चुका है कि हम ग्लोबल साउथ को आगे लेके चलना चाहते हैं, उसमें भी एक कड़ी होगी वियतनाम के साथ आगे बढ़ना जी। बिल्कुल सर, चीन में संपन्न BRI सम्मेलन और पुतिन जिनपिंग मुलाकात का क्या असर हुआ है, खासतौर पर वैश्विक राजनीति पर? नीरज जी, ये तो था एक्चुअली, देखा जाए तो BRI मीटिंग थी जी, BRI मीटिंग, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अब सीधा लोग इसी की बात कर रहे हैं कि ये पुतिन और शी जिनपिंग की मीटिंग थी। अदरवाइज तो ये इसकी 16वीं BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाली जो मीटिंग थी, 16 साल हो गए इसके, सॉरी 10th थी, 16 नहीं 10 साल हो गए। 10वीं 2013 में शुरू हुआ था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और 23 से तो 10 साल हो गए। और 10 साल पूरे होने पर ये मीटिंग हुई थी। जब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था तो चीन ने बोला था 2021 में कि भाई 150 करीब देश इसके साथ जुड़ गए हैं। और अभी जो है, जो आए थे 130 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर आए थे, तकरीबन 130 देशों से 1000 के आसपास डेलीगेट्स या प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए थे, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। एक जरा इम्पोर्टेंट वो है। और जहाँ तक आपने बोला पुतिन की और शी जिनपिंग की, एक्चुअली देखा जाए तो आपने बिल्कुल सही हो किया कि BRI इनिशिएटिव कम आ रहा था, ये ज़्यादा आ रहा था कि इनकी मीटिंग हो रही थी। ये दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर बिल्कुल उसको देख करके इस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। लेकिन हम थोड़ा इसकी भी बात करेंगे कि देखिए BRI क्यों ज़रूरी थी ये मीटिंग और क्या हासिल हुआ। एक्चुअली देखिए, BRI शुरू तो हुआ था, आपको पता है कि किस लेवल से चला था, कितना चला। अब जो है प्रोग्रेस उतना तो नहीं हो पाया है, और चीन ने भी कुछ नीचे कर दिए। जिससे पहले था कि इतने पोर्ट्स, इतने इंडस्ट्री, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करेंगे, अब इन्होंने थोड़ा सा उसको कम किया है, बिकॉज इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था इससे।
कई देश से निकल रहे हैं। जर्मनी तो आप देखिए एडवांस में तो वही है कि एक खुद का है, अफ्रीकन कंट्रीज अपने आप को पा रहे हैं कि वो डेट ट्रैप में फंस गए हैं जी बहुत ज़्यादा। इनके जो इसके अलावा जो बाकी इनिशिएटिव है, अब जैसे आपने देखा था कि जो G20 के में जब बातचीत हुई थी तो वो IMEC आया था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत और मिडिल ईस्ट को लेते हुए यूरोप और अमेरिका से जोड़ रहा था जी। उसके बारे में भी बात हुई थी, तो वो भी यही था, ग्लोबल साउथ को लेके चल रहा था। तो वो जो है ऐसी चीज़ें आने से फ़र्क पड़ता है इस पर भी कि, और इसमें जो है कई चीज़ें जुड़ी थी, इसमें लैंड, एयर और सी तीनों हैं। उसमें जो है इनके पास लैंड और सी है कि लैंड रूट है, बेल्ट, और इसकी सी का जो इन्होंने रूट बना रखा है, तो ये इनके साथ था। लेकिन अभी देखिए इन्होंने तकरीबन काफ़ी कुछ इनिशिएटिव इसमें इन्होंने लिया, और जो प्रोजेक्ट है इनका ये टाइम बाउंड तो चल नहीं रहा है, काफ़ी पीछे है। आप देखिए अपने बगल में पाकिस्तान में क्या हो रहा है, जो उधर से जाना था कितना पीछे है, वहीं पर कह रहे हैं कि 6 साल पीछे हो गया है तकरीबन वहाँ पर। तो हर जगह यही चल रहा है। और इसमें ये था कि पैसा इन्होंने लेना था इन कंट्रीज को, ये लोन दे रहे थे, ऐसा नहीं कि ग्रांट दे रहे थे। तो काफ़ी पैसा चीन का फंस गया और वो चीज़ आ नहीं पाई। अगर ऑपरेशनल होता तब तो कुछ फ़ायदा होता, तो ऑपरेशनल हुआ नहीं। और इसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स का इन्होंने वो कर रखा था कि इसमें 3000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे। और बेसिकली बेल्ट एंड रोड था, ये बोलते थे कि लैंड बेल्ट बनाएंगे और मेरीटाइम रोड बनाएंगे जी। वो इनिशिएटिव था, मतलब कि मेरीटाइम वाला भी जो होगा एक रोड की तरह होगा कि ये पूरा ये चलेगा। तो लेकिन वो उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन्होंने साथ में रखे थे, इंडस्ट्रीज का रखा हुआ था जी। ये ऐसे काफ़ी कुछ रखे हुए थे। लेकिन अब जो है वो इतने नहीं चल पा रहे हैं। कई जगह तो जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, वो आ रहे हैं कि भाई आप इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान कर रहे हैं। कई जगह पेड़ पौधे काट के, पहाड़ों को वो करके, मतलब ऐसी भी चीज़ें शुरू हो गई हैं कुछ देशों में। तो इस हिसाब से वो थोड़ा सा कम चला है। दूसरा कारण ये भी है कि आप देखिए चीन की इकॉनमी भी स्लो चल रही है, पिछले हम लोग बात कर चुके हैं, तकरीबन 1 साल से स्लो चल रही है जी। तो ये भी एक कारण है। और ये जो चीन के दो मुख्य बैंक हैं, वो जो है तकरीबन कहा जा रहा है कि $330 बिलियन तक दे चुके हैं जी इन देशों को, और वापस अभी तक जो आना चाहिए आ नहीं रहा है जी। तो वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है। और ये जो फिगर्स हैं ये 2021 तक के फिगर हैं। अब 2000 एक्चुअली चीन तो बताता नहीं है, इन सजों का डिटेल देता नहीं है। एक स्टडी, एक बोस्टन के एक थिंक टैंक है जिन्होंने स्टडी की है ये, और उन्होंने दिया है कि 2021 तक $330 बिलियन दे चुके हैं। और इन बैंकों की हालत अभी खराब हो रही है क्योंकि पैसे आ नहीं रहे हैं जी, वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये वहाँ तक चीज़ें फंस गई हैं जी। तो ये जो है जनरली था। लेकिन एक चीज़ पर मैं ज़रूर ध्यान लाना चाहूँगा और दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि देखिए अफ़गानिस्तान का पहला ये था कि हालांकि मान्यता नहीं दी है देशों ने, लेकिन उनके भी फॉरेन मिनिस्टर आए थे यहाँ, और वहाँ पर आकर के उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि चीन तो इतने हमारा मेजर इन्वेस्टर है, बहुत हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और आप उसमें आपको बताइए कि ये जो उनके यहाँ जितने कैमरेज लगने थे उनके उस पर मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहा है जी। तो ये चीज़ें उन्होंने एक्नॉलेज किया है और बोला है। अंडरलाइंग चीज़ है कि चीन का इन्फ्लुएंस इस समय अफ़गानिस्तान में काफ़ी लेवल तक जा रहा है जी। तो आप देखिए कि वहाँ अफ़गानिस्तान में रूस पहले ही फेल हो गया, इतने साल में उसको निकलना पड़ा, अमेरिका को निकलना पड़ा जी। अब चीन जगह ले रहा है जी। तो ये स्ट्रेटजिक वर्ल्ड ऑर्डर में ये ज़रा काफ़ी सोचने का विषय सबके लिए जी, हमारे लिए भी, भारत के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी रह गई। इनकी मीटिंग की देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी पुतिन की और शी जिनपिंग की, दोनों की। दोनों चीज़ लीजिए अगर आप, रशिया यूक्रेन लड़ाई की और अभी जो मिडिल ईस्ट में इजराइल में हो रहा है जी, वो दोनों मिला करके। और ये इस उसमें कि शुरू में ही रूस और चीन ने बोल दिया था कि ये जो है वो जो है इजराइल को पूरी तरह ब्लेम कर रहे थे, और उन्होंने क्लियरली बोला कि हमास के ऊपर जो है
ये ज्यादतियाँ हो रही हैं और ये नहीं होनी चाहिए। रूस को हमको पता है कि रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग भी बुलाई थी इस लड़ाई रोकने के ऊपर, लेकिन वहाँ 15 में से जो मेंबर्स हैं सारे इसके सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट के अलावा भी हैं, 12 ने सपोर्ट किया था। अमेरिका ने वीटो किया तो ये चला नहीं जी। सिर्फ 2 यूके ने अब्सटेन किया और एक और ने जो है नहीं हो किया, जबकि ये समझिए फ्रांस और जर्मनी ने आई थिंक सपोर्ट किया है। तो ये चीज़ें हैं जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इस मीटिंग में करीब 3 घंटे मीटिंग इनकी चली है जी। आपस जो बायलैटरल मीटिंग थी शी जिनपिंग और पुतिन की, और बड़ा डेलीगेशन लेके गए थे पुतिन। फॉरेन मिनिस्टर सरगेई भी गए थे, दोनों इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स वो भी गए थे जी। और इनके जो सेक्रेटरी लेवल के काफ़ी लोग ऑफिसर्स गए थे। मतलब ये बता रहे हैं न्यूक्लियर ब्रीफकेस वाला तो फोटोग्राफ आ ही रहा है कि वो भी, और पता नहीं इन्होंने जानबूझ के खिंचाया है या कैसे है क्योंकि जनरली तो ऐसा होता नहीं है, बट ये उसमें था एक चीज़ कि साथ में लेके जा रहे हैं हम कि हमारे पास है। तो हालांकि यह नहीं कहूँगा कि न्यूक्लियर ट्रिगर वहाँ है, लेकिन वो चीज़ तो देखने में तो खैर आई गई कि हर समय बटन पर हाथ है। तो ये देखिए कि आप ये जो इतनी लंबी मीटिंग चली है और इतने लोग गए हैं, ये साधारण बात तो है नहीं इसमें। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी। अब आप समझिए इवन मिडिल ईस्ट की जब हम बात करेंगे आगे, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ ईरान और हम ईरान की बात कर रहे हैं वही नहीं है, ये रूस और चीन थ्रू ईरान है जी। वहाँ पर जो हमास या हिजबुल्लाह के पीछे की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर, अभी हम अफगानिस्तान की बात किए वहाँ है और ये वहाँ भी अभी पहुँच गया। और इसीलिए हम जब आगे बात करेंगे कि क्यों बिडेन तुरंत आए और क्यों जर्मनी के चांसलर इजराइल में आए और क्यों ब्रिटेन के यूके के आए, ये सब चीज़ें एक अलग लेवल पर जा रही हैं अभी जी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मीटिंग इनकी हुई है, कहने के लिए तो इन्होंने बोला, चीन ने भी बोला है कि हम ग्लोबल साउथ को भी इंक्लूड करके चलेंगे इसमें। उसने वार्निंग दी है अमेरिका को कि डीरेल नहीं करे हमारा ये जी। वो पूरी कोशिश कर रहा है वही जो IMEC कॉरिडोर और बाकी चीज़ें लेकर के, लेकिन हम BRI को डीरेल नहीं होने देंगे, इसको चलाएंगे। वो वार्निंग दी बल्कि इन्होंने US एंड वेस्ट को कि आप जो है ये सब वो कर रहे हैं। और इसमें जो मुख्य चीज़ ये है कि चीन ने हमेशा इनकी आपस की तो आप रही है भागीदारी, लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि ये एक अगर मिडिल ईस्ट में भी इस रूप में आ गए और एक लड़ाई वहाँ चली रही है जिसको कि अब वेस्ट उससे परेशान हो ही गया है, दूसरी लड़ाई भी इधर शुरू हो जाएगी, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आई थिंक मेरे हिसाब से अमेरिका और वेस्ट के लिए भी जी। और ये आगे अपने हिसाब से बढ़ ही रहे हैं। जो इनका मुख्य एम है दोनों का, रूस और चीन का, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना जी। कि वो जो है हर जगह जहाँ जहाँ पॉसिबल हो अपनी सिक्योरिटी सॉवरेनिटी, और चीन ने बोला है, शी जिनपिंग ने बोला है कि मैं रूस को पूरा सपोर्ट करता हूँ कि वो अपनी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी जो है और लोगों की जो सुरक्षा है उसके लिए कुछ भी जो भी करेगा हम उसमें साथ देंगे। वही चीज़ जो कि अमेरिका आज इजराइल को कह रहा है जी। तो वही चीज़ इनके बीच में है। और पुतिन ने जो है उन्होंने यहाँ तक वो किया है कि जैसे अमेरिकन मिसाइल सिस्टम से उनके बारे में उन्होंने बोला कि तो अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आ गया है, तो दोनों अब डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं अमेरिका को जी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं अपना ये लोग अपनी भी इनिशिएटिव लेंगे वहाँ, मुझे लग रहा है मिडिल ईस्ट में जितनी मुसीबतें या परेशानियाँ खड़ी कर दें अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में जी। तो ये भी बात जरूर वहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों ज़्यादा फोकस हुई है, यूक्रेन की भी और यहाँ भी जो इनकी लड़ाई चल रही है। और ये नहीं, पुतिन जो है थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं वहाँ पर, उनसे भी इन्होंने बातचीत की। और आपको पता है कि थाईलैंड को भी अमेरिका ने बोल रखा है कि वहाँ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बाकी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ नसीहत दे चुका है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं जी।
तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो एक जगह तक नहीं रही हैं, और दोनों मिलकर के बिल्कुल ये चाहते हैं कि ग्लोबल पावर जो है उसमें शिफ्ट हो जी। और शिफ्ट ये करना चाहते हैं यूक्रेन और इसको लेकर के, मिडिल ईस्ट को लेकर के। और मिडिल ईस्ट में अगर पावर शिफ्ट हो गया तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा हर एक के लिए, चाहे अमेरिका है या वेस्ट है। और अभी आप देखिए इसका असर हमें जा करके, क्योंकि इसके बाद सरगई यहीं से आई थिंक 18 को कल ही निकल गए नॉर्थ कोरिया के लिए। जी जी, पहुंच भी गए, वहाँ पहुँच भी गए जी। वहाँ पर जा करके। तो और अमेरिका तो कह रहा है कि काफ़ी एमिनिशन जो है मिल रहा है जी। और अभी जो है हम जब आगे बात करेंगे यूक्रेन की तो देखेंगे कि उसमें काफ़ी कुछ अभी पुतिन कर रहे हैं वहाँ के लिए। तो ये देख के मुझे लग रहा है कि ये मिडिल ईस्ट में और यूक्रेन दोनों जगह जी अब थोड़ी ये जो युद्ध की विभीषिका है ये रुकेगी नहीं जल्दी। जी जी। तो ये चीज़ बढ़ेगी। तो हमें बिल्कुल आपने सही कहा कि ये मुख्य जो BRI का 130 देश तो आए थे, लेकिन था इन दो देशों पर ही, चीन और रूस पर। जी बिल्कुल सर। सर, इजराइल हमास युद्ध अब किस दिशा में जाता दिख रहा है? क्या अमेरिका अरब देशों का गुस्सा शांत कर पाएगा? नीरज जी, अरब जहां हम बात कर रहे हैं इजराइल हमास की, ये युद्ध कोई दो सेनाओं के बीच का नहीं है। इजराइल के पास सेना है, हमास जो है वो एक सेना नहीं है, वो ऑलरेडी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको डिक्लेयर किया जा चुका है। और हम देख चुके हैं कि कैसी लड़ाई हुई है, किस बर्बरता और क्रूरतापूर्ण तरीके से वहाँ पर इन्होंने हरकत की है। वशियाना हरकत कहते हैं उसको, जो कि नहीं होना चाहिए। अभी भी उसके विजुअल्स वो खुद दे रहे हैं, जो कि दिखाने लायक नहीं है या कहने लायक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, आपने देख लिया आज 12 दिन 13वां दिन है और अभी भी इजराइल अभी ज़मीनी अपनी जो लड़ाई नहीं शुरू किया है। अभी तक एरिया लड़ाई ज़्यादा चल रही है, हवा से, मिसाइल से, हवाई जहाज़ से, फाइटर एयरक्राफ्ट से, आर्टी शेलिंग से। लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि अभी तक 8 बड़े कमांडर हमास के मारे गए हैं, जिनको इजराइल ने चुन के निशाना बनाया है। और एक वो कमांडर थे जो उनके एयर विंग को देखते थे, जिन्होंने स्पेशल फोर्सेस उनके एक जो कंपनी है उसका कंपनी कमांडर था, जिन्होंने प्लानिंग की और ये अटैक्स किए वहाँ पर। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि कमांडर्स को जल्दी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे। और अभी भी इजराइल यही ढूंढ रहा है कि इनके चुन करके जितने भी लोग इन्वॉल्व थे हमास के, वो मारे जाएं। और पहले भी ये बता चुके हैं, इजराइल ने भी बोला है और बाकी भी जो वेस्ट है जिनका साथ दे रहे हैं, कि ये लड़ाई हमास को ख़त्म करने के लिए है, पैलेस्टीन को नहीं। पैलेस्टीनियंस के साथ रहेंगे, उनको जो है ख़त्म करने की नहीं है। हाँ, वहाँ से निकाल ज़रूर रहे हैं ये उनको गाज़ा पट्टी से, इसलिए कि वो अपना ऑपरेशन वहाँ चलाएं और उस ऑपरेशन में ये हमास को, जो इन्होंने प्रण किया है खात्मा करने का, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं इसलिए प्रश्न चिन्ह कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा कि ये कोई आर्मी तो है नहीं, फौज है नहीं, तो कोई स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म में नहीं घूम रहे हैं। ये आम पब्लिक के साथ मिल रहे हैं और इतनी तैयारी कर रखी इन्होंने, हमास ने इस बार अपनी, वो हम देख ही रहे हैं। अगर आप इससे पहले जाएं, जो अभी तक लड़ाइयाँ हुई थी, मुख्य लड़ाइयाँ इजराइल की 6 लड़ाइयाँ 2006 तक थीं। उसके बाद 2011, 13 या इवन 14 में ये कॉन्फ्लिक्ट होती रही हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ। ये कोई देश इन्वॉल्व था, इससे पहले वालों में 2-2, 3-3 देश, चाहे कहीं सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, सब इन्वॉल्व होते थे। अभी जो 2-3 हुई हैं 2014 वाले में भी, वो भी एक लंबी चली थी कॉन्फ्लिक्ट। और
बीच में चलती रही हैं, लेकिन इस तरह की हरकत नहीं हुई है, इतने बड़े लेवल का नहीं हुआ था। हजारों रॉकेट जो है हमास ने फायर किए। इसमें किस तरह अभी भी हमास के लड़ाके इजराइल के अंदर हैं। जिन 22 जो लोकेलिटीज़ पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसमें से 3-4 में अभी भी पूरी तरह से निकाल नहीं पाए उनको, और अभी भी कहा जा रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन, हमास ने खुद बोला है कि इसके लड़ाके अभी भी इजराइल के अंदर जा रहे हैं और वहाँ जा करके वो अपनी हरकत करेंगे। हरकत मीन्स वहाँ चाहे वो निहत्थे लोगों पर वॉर करें या ब्लास्ट करें या फायरिंग या शेलिंग को गाइड करें, ये कुछ भी वहाँ पर ये कर सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने किया है घातक तरीके से, वो सब हमारे सामने है। तो ये लड़ाई जो है अभी भी, मैं तो कहूँगा कि अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो इनका ऑपरेशन इजराइल चाहता है, हालांकि इजराइल की देखिए एक पॉलिसी है शुरू से कि इजराइल ज़मीन पर कब्जा नहीं करना चाहता है। वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा चिंतित है, अपने लोगों की सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा चिंतित है। उसकी पॉलिसी यही है कि कोई हमारे पर अटैक नहीं करे, और जो अटैकर्स हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनको ख़त्म करें। और कहीं भी हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसी तीनों जो हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मोसाद है, वो जानी जाती थी इसीलिए कि दुनिया भर में कहीं भी पहुंच करके वो अपना जो उसके दुश्मन हैं उनका खात्मा कर सकती है। इसमें इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। लेकिन मैं दूसरी तरफ भी जाना चाहूँगा, हमास ने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जल्दी युद्ध ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमास ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है अपनी इस बार। उनकी तैयारी में ट्रेनिंग अपनी, उन्होंने, आपने देखा कि कैसे उन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग की थी अपने लड़ाकों को कि वो कैसे इनकी जो ये सिक्योरिटी वॉल है, दीवार है जिसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसको कैसे स्केल करें, कैसे उसको पार करेंगे, कैसे गेटों को ब्लास्ट करेंगे, कैसे लड़ाके मोटरसाइकिल से जाएंगे। इनफैक्ट अल-मवासी जो जगह है साउथ गाजा में, वहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग की थी, सिर्फ यही ट्रेनिंग कि जो ये सिक्योरिटी वॉल है इजराइल का, उसको कैसे ये पार करेंगे। इनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन थी, बड़ा क्लियर, किस किस जगह पर जो इनके गेट्स हैं या जो इनके बॉर्डर के पास गाजा के साथ मिलिट्री बेसेज हैं, आउटपोस्ट हैं इजराइल के, कितने आदमी हैं, कहाँ पर हैं और क्या रूटीन है, वही देख के गए। आप देखिए कि जो इजराइल की वॉल थी वो टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। वहाँ पर यह हालत थी कि वो रडार ऑलरेडी सेट था जो देखता था, और कंट्रोल रूम में उसका मैसेज आता था, जहाँ से फायर ऑर्डर जाके, और जो उनकी मशीन गन्स थी वो मैंड नहीं थी, आदमी नहीं थे वहाँ पर, वो जो है यहीं से कंट्रोल होकर के टेक्नोलॉजिकली वो फायर ऑर्डर दे के और फायर करती। लेकिन उन सबको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। सबसे पहला काम उन्होंने सर्वर रूम में गए, जो उनको पता था कि सर्वर रूम्स कहाँ हैं, वहाँ जा कर के उनको ध्वस्त किया। और उससे देखिए क्या हुआ, इंफॉर्मेशन तक नहीं पास हो पाई, और जो हथियार थे वो तो धरे के धरे रह गए। तो इसका कहने का मेरा मतलब है कि हमास ने पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग की, देखा, तैयारी की अपनी। टनल्स देखिए उन्होंने कितने बना रखे हैं, इतने टनल्स पूरे इलाके में उन्होंने बना रखे हैं, और 2-2 लेयर बना रखी हैं। ऊपर की लेयर जो कहते हैं टनल्स, इन्होंने कह के बनाई कि इजराइल के एयरक्राफ्ट से या एरियल से हम अपने सिविलियंस की रक्षा के लिए बना रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने बनाया, और ब्लेम सबको जाता है। आज अगर ये कहा जा रहा है कि हमास जो है ISIS से भी बुरा है, तो हमास तो इतने साल से वहाँ सरकार बना करके अपनी गवर्नमेंट चला रहा था गाजा में, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस समय, उसको पूरा मौका मिला। हमास से मजबूत है क्योंकि उसको पैसे भी मिल रहे थे। हमास $15 मिलियन की कमाई कर रहा था तकरीबन पर डे, वहाँ से जो जितना गुड्स और बाकी सामान इजिप्ट से इधर आ रहा था। $500 मिलियन तो उसको ईरान से सिर्फ मिल रहे थे, जो जानकारी में है। इसके अलावा बाकी और भी पैलेस्टीनियंस थे जो बाहर हैं या अंदर हैं, वो मदद कर रहे थे।
तो काफ़ी मदद हमास को मिल रही थी। और इससे जो टनल्स इन्होंने बना रखे हैं वो काफ़ी अंदर तक इन्होंने बनाए, सीरिया से लेकर के बाकी उसमें जॉर्डन में, जहाँ से कि ये सामान अपने इकट्ठा कर रहे थे। और इतना इन्होंने इकट्ठा किया हथियार गोलाबार, अभी भी ये कह रहे हैं कि ये अगर इजराइल आता है गाजा में तो ये तैयार हैं उससे मुकाबला करने के लिए। तो वहाँ इजराइल को देखिए 3 फ्रंट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। एक एरियल, वहाँ पर इनके मिसाइल्स पूरे आ रहे हैं, अभी भी फायर हो रहे हैं मिसाइल्स, काफ़ी नुकसान इजराइल का हो रहा है। ये अपने जो एरियल एयरक्राफ्ट से, वहाँ फाइटर एयरक्राफ्ट से जो बम्बार्डिंग कर रहे हैं उसमें कितना नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान सब सिविलियंस को हो रहा है, क्योंकि हमास की एग्जैक्ट लोकेशन तो कोई है नहीं, कोई कैंटोनमेंट है नहीं, कोई आउटपोस्ट ऐसा है नहीं जहाँ पर एग्जैक्ट इनके पास लोकेशन है कि उसको वहाँ ख़त्म करें। हमास जो है छुप गया है इनके बीच में, सिविलियंस के बीच में वो छुप गया है इन टनल्स में। 200 से ऊपर जो है उसने इनके सिविलियंस को बंधक बना रखा है। 199 इजरायली को बता रहे हैं, बाकी भी और भी हैं, बाकी दूसरे देशों के 50 के करीब वहाँ खुद ही बता रहे हैं जो उनके और तंजीम है उन्होंने बना रखा है बंधक। तो ये सारे जो हैं, एक ये भी फ्रंट है जिसको कि लड़ना पड़ रहा है इजराइल को कि कैसे इनको बचाएंगे। टनल्स की फ्रंट है, टनल्स को इनको देखना पड़ रहा है। और दुनिया की इस घनत्व आबादी की सबसे ज़्यादा है इजराइल गाजा में। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वहाँ पर बिल्टअप एरिया है, बिल्डिंग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं। एक एक में जाना, कैसे लड़ाई करेंगे। इन्होंने बोला एरिया खाली करने के लिए, सिविलियंस वहाँ पूरा खाली नहीं कर रहे हैं। 23 लाख की आबादी में से 6-7 लाख ही इधर से उधर गए हैं, बाकी वहीं पर हैं, हमास ने खाली नहीं करने दिया है। तो ये एक इतनी आसान लड़ाई इजराइल के लिए भी नहीं है। वहाँ पर अभी भी 600 के आसपास जो अमेरिका और बाकियों के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो पड़े हुए हैं, जिनकी ड्यूअल सिटीजनशिप है। अभी बात हुई है, इजराइल इजिप्ट एग्री कर गया है बिडेन के बात करने के बाद। अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो उनसे बात की है रास्ता देने के लिए, जो क्रॉसिंग है वहाँ पर। तो ये चीज़ों देख करके लग रहा है कि इतनी जल्दी लड़ाई होगी नहीं। आप जहाँ तक अरब देशों का गुस्सा है, अरब देश सारे जो 59 जो देश हैं OIC के, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ के, वो ऑलरेडी एक साथ हो गए हैं इस मुद्दे पर। और यहाँ तक देखिए कि बिडेन जब वहाँ गए थे, बाइडेन वहाँ पर इजराइल में, तो उनका प्रोग्राम था जॉर्डन जाने का, जहाँ पर कि जॉर्डन के शाह से मिलते और इनके इजिप्ट के प्रेसिडेंट और PLA के प्रेसिडेंट पैलेस्टीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट वेस्ट बैंक से आने वाले थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया जब ये जो अस्पताल में जो बॉम्बिंग हुई है उसके बारे में देख करके। हालांकि अस्पताल की बॉम्बिंग में काफ़ी लोग मारे गए हैं, क्योंकि आप समझिए वहाँ पर सिर्फ पेशेंट्स नहीं थे, 6000 सिविलियंस जो है वहाँ पर शरण लिए हुए थे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि बाइडेन ने तो क्लीन चिट दे दी है वहाँ पर कि जो इनके मिलिटेंट्स थे उन्होंने खुद ही हमास के या बाकी जो ग्रुप हैं फ़लस्तीन के PLH वाले जो हैं उन्होंने जो फायर किया है, उनका एक मिसफायर हो गया रॉकेट और वहाँ पर गिरा। लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड इसको नहीं मान रहा है। तो ये गुस्सा भी इस्लामिक वर्ल्ड का या अरब देशों का शांत करना इतनी आसान नहीं है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हालांकि ये भी कोशिश की है इन्होंने, बाइडेन ने भी ये बोला है कि उन्होंने इजिप्ट से बात करके मानवीय सहायता के लिए जगह ली है, जो आम नागरिक हैं उनको मानवीय सहायता मिले। इजराइल का पहले डर ये था कि ये मानवीय सहायता के नाम पर कहीं हथियार और बाकी चीज़ें आएंगी। इजिप्ट को डर था कि मानवीय सहायता के नाम पर अगर इतने रिफ्यूजी वहाँ आ गए तो फिर उनको कौन देखेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी भी चल रही हैं। और इजराइल की अगर लैंड ऑफेंसिव शुरू हो जाएगी तो वो जो है उससे कितना नुकसान होगा उसका जायज़ा लेना भी बड़ा मुश्किल है। हालांकि बाइडेन ने कह के गए हैं कि इसको कंट्रोल करना है, मिनिमाइज करना है और सिविलियंस को नुकसान नहीं हो। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि फिलीपींस को भी, जो फ़िलिस्तीनी हैं, उनका भी अधिकार है, उनको भी रहने का अधिकार है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस समय नहीं दिखता है
कि अरब देशों का गुस्सा शांत कर पाएंगी और ये लड़ाई अभी इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाली है, ये अभी आगे चलेगी, क्योंकि हमास भी पूरी तरह तैयार है लड़ने के लिए, अपना दमखम दिखाने के लिए। और इजराइल तो उसने बड़ा साफ कहा है, उनको मरने या मारने की स्थिति है, जो उन्होंने कहा कि हम मार के दम लेंगे, हमास का खात्मा करके लेंगे। और हमास सिर्फ गाज़ा में ही नहीं है, हमास सीरिया में भी है, जॉर्डन में भी है, अरब के और देशों में है। तो ये कैसे करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, क्या दोबारा ये गाज़ा को जो 2005 में खाली किया था वहाँ कब्जा करेंगे? जबकि बाइडेन ने खुद बोला है कि इजराइल को कब्जा नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी दो भाग में तो बटी गए हैं सभी, पूरा वेस्ट आप देखिए सपोर्ट कर रहा है इजराइल की, और अरब देश हमास या पैलेस्टीनियंस के साथ हैं। तो ये नहीं दिखता कि इतनी जल्दी इसका समाधान हो पाएगा, इसमें समय ज़रूर लगेगा। हालांकि और देखिए, अगर चीन रूस भी इसमें आ गए, चीन रूस ईरान और टर्की, तो ये जो है इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। एक फ्रंट ऑलरेडी अमेरिका और नाटो का उधर यूक्रेन में खुला हुआ है, और ये दूसरा फ्रंट खुल जाएगा तो ये परेशानी काफ़ी हो जाएगी, और दुनिया में भी इसका असर काफ़ी कुछ होगा, खासकर एनर्जी सेक्टर पर और फूड सेक्टर पर। सर, हमास झुकने या बातचीत की जगह मुकाबला करने को तैयार है। हमास को इतनी ताकत और समर्थन आखिर कहाँ से मिल रहा है? देखिए नीरज जी, जहाँ तक आप हमास की हम बात कर रहे हैं झुकने का या बातचीत का, हमास बिल्कुल मुकाबले के लिए तैयार है। हम अभी बात कर रहे थे इसके बारे में। और हमास ने पहले तो, हमास को ताकत तो मिली बाहर से ही, बट उसने अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा ली जब से उसने अपनी सरकार बनाई और गाज़ा में, और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको वहाँ से हट करके जाना पड़ा वेस्ट बैंक में। उनके अगर फ़लस्तीन के राष्ट्रपति वहीं पर हैं, महमूद अपना वेस्ट बैंक में, और यहाँ पर गाज़ा में हमास का ही सरकार चल रही थी, सब कुछ हमास के हाथ में था। तो हमास के पास पूरा मौका मिला है वहाँ पर अपनी ताकत बढ़ाने का। वो हम पहले देख चुके हैं किस तरह उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने अपना मिलिट्री विंग बनाया, मिलिट्री में भी उन्होंने अपना एयरफोर्स विंग बना ली, नेवल विंग बना ली, जिन्होंने बोट्स के ऊपर ही उन्होंने काम किया। और आपने देखा कि कितनी बोट से वो इजराइल पर अटैक करने के लिए गए थे। हालांकि काफ़ी बोट्स कई पर उन्होंने, इजराइल ने उनको मार गिराया, लेकिन उन्होंने अपनी ताकतें बढ़ा ली थी। जहाँ तक आर्मी का है तो हमने देखा ही कि कितना उन्होंने लड़ाके तैयार कर लिए, 40,000 के आसपास, जो कि इजराइल ने बोला था, और भी ज़्यादा होंगे उनके। स्पेशल फोर्सेस थी, पूरी कंपनी उन्होंने तैयार की थी, पूरी प्रैक्टिस की थी उन्होंने कि कैसे जो है हमने कहा अभी कि अल मवासा में एक जगह है साउथ गाज़ा में, कि कैसे जो फेंसिंग है, जो वॉल है इजराइल की सिक्योरिटी वॉल, उसको कैसे पार करें, उस हर एक पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग उन्होंने की। जिन 18,000 पैलेस्टीनियंस को इजराइल ने पासेज दिए थे कि वो आकर के काम करें इजराइल में, इतने सालों से, 2000 तकरीबन 11-12 साल से या 13 साल से इन्होंने दिया था परमिट। हो सकता है उसमें काफ़ी कुछ ऐसे हों जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हों इतने सालों से। और जहाँ तक आपने समर्थन की बात की, पहली बात को इजराइल को ट्रेन करने के लिए इसको बाहर से ही, पहली बात तो खुद की ट्रेनिंग ली इन्होंने। आपको पता है कि इनके लीडर्स कतर में हैं और बाकी इस्लामिक देशों में हैं, और कतर में भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस है। लेकिन इसके बावजूद ये अपना इतनी ज़्यादा तैयारी करते रहे, इतने हथियार इकट्ठे करते रहे, इतने टनल्स बनाते रहे डबल ट्रिपल सुरक्षा करके। तो ये एक, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हमास अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा लिया था, और लड़ाई के बाद देखिए जब से हमास ने जिस तरह अटैक किया, दरिंदगी, क्रूरता, जितनी बर्बरता दिखाई, उसके बारे में वो झुकने को तैयार नहीं है। अभी भी उसके वीडियो जारी कर रहा है कि कैसे क्या हरकत की उन्होंने, उस इनके जो बंधक हैं या जो इजराइलीज़ को पकड़ा, इनके जवानों को, इनके सोल्जर्स को। और
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमास ने आज की तारीख में अरब देशों में साइकोलॉजिकली अपना रुतबा बढ़ा लिया है। उसने ये दिखा दिया है कि जिस इजराइल को इनविंसिबल माना जाता था कि इजराइल का कोई कुछ नहीं कर सकता, इजराइल के पास इतनी ज़्यादा ताकत है, उसको कैसे चकमा दे दिया और इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया कि उसको जो आयरन डोम से लेकर के बाकी इतनी मिसाइलें, इनफैक्ट वहाँ पर अमेरिका ने ANTPQ अपनी एक 2Y करके सिस्टम है, रडार सिस्टम, जो वहाँ रख रखा था कि ईरान से अगर कोई मिसाइलें आती हैं वहाँ तो उसको जो है पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिया जा सके, उसको न्यूट्रलाइज कर सकें। लेकिन सारे सिस्टम्स फेल करके इन्होंने ये काम कर दिया। तो अरब वर्ल्ड में अब हमास की ताकत वहाँ भी बढ़ गई है और इसीलिए उनको अभी समर्थन मिलने लगा है। हालांकि 8 इनके कमांडर मारे गए हैं हमास के, और अगर इन्होंने अपनी तैयारी की है तो ज़रूर उनके डेप्टीज बना के रखे होंगे कि अगर बाय द वे कुछ हो तो इनके जो है कौन इनकी जगह लेगा। तो इसीलिए इनके हमले अभी रुके नहीं हैं। अभी भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, इनके लड़ाके अभी भी इजराइल में जा रहे हैं और जो पहले मौजूद हैं वो ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे हैं कहाँ पर कैसे हरकत वो जो है इनका नुकसान करें। पूरी तरह से इजराइल उनको अभी भी खाली नहीं कर पाया, निकाल नहीं पाया है। तो ये जो ताकत है हमास की, अपनी वेपन्स की, हथियार की, अपने लड़ाकों की, अपनी फ़ौज की जो उसने बना रखी है, सिविलियंस जो मरने मारने पर उतारू हैं, फ़लस्तीनियन जो छोड़ के जा नहीं रहे हैं, इतने दिनों में वार्निंग दे रखी है इजराइल ने, उसके बावजूद इतना जो सिस्टम्स हैं गाजा पट्टी में जो कर रखा है, ये टनल से लेकर के बाकी जो इन्होंने डिफेंसेस बना रखे हैं, इनको जल्दी खाली कराना या ख़त्म करना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी छोटे या बड़े बिल्टअप एरियाज में हैं उनसे कितनी मुश्किल है लड़ाई। यूक्रेन में हम देख चुके हैं कि रूस भी नहीं कर पाया ये इतनी जल्दी। तो ये बिल्टअप एरिया जिसे हम कहते हैं, फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया या शहरी जो लड़ाई है शहरी जगहों की, ये मैदानी जगह से बहुत अलग है। एक एक घर को, एक एक रूम को, एक एक जगह को आपको जाके देखना पड़ेगा, पता नहीं लगेगा कि कहाँ पर कौन मिलिटेंट है या टेररिस्ट है या सोल्जर है। और अगर आप आगे बढ़ गए वो पीछे रह गए तो आपका और नुकसान करेंगे। आपके जो पीछे लॉजिस्टिक्स आ रही हैं सपोर्ट के लिए, उसका नुकसान कर सकते हैं। तो ये जो है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। इस इलाके जिस इलाके में जा रहे हैं, और एक एक कैसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हमास को। कोई ड्रेस नहीं है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो कैसे देखेंगे कि कौन है हमास का आदमी। इतने सिविलियंस घूम रहे हैं उसके उनमें। तो एक मुश्किल सी चीज़ है जो अभी और ये हमास की ताकत है। इजराइल के लिए मुश्किल है, हमास के लिए ताकत है। और इसीलिए हमास कह रहा है कि हम हर एक मुकाबले के लिए तैयार हैं, इजराइल कहीं से भी आए। और अगर जो हमने बात अभी नहीं की, लेकिन अगर हिजबुल्लाह भी अगर उधर से तैयार है, हालांकि इजराइल ने साफ बोल रखा है कि वो हिजबुल्लाह से नहीं चाहता है मुकाबला करना, तैयारी कर रखी है उसने अपनी, लेकिन हिजबुल्लाह भी आ गया तो वहाँ समझिए 3 तो यहीं पर फ्रंट हैं, वहाँ के फ्रंट अलग खुल जाएंगे। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतनी जल्दी ये जिस तरह की लड़ाई होगी जल्दी इतनी ख़त्म होने वाली नहीं है। और जहाँ तक मुकाबला है, अभी अरब देश पूरे इकट्ठे हो रखे हैं। आप देखिए ईरान सबसे पहले आया इसमें, और उसने 3 देशों की, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने यात्रा की, सपोर्ट दिया पूरा। और उन्हें अभी भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा जिस तरह ये ख़ास करके जो हॉस्पिटल पर जो नुकसान हुआ है वो अभी भी ब्लेम कर रहे हैं इजराइल को। हालांकि बड़ा क्लियर चिट दे दिया है अमेरिका ने और बाकियों ने इजराइल को कि इजराइल का नहीं, इनकी खुद की जो तंजीम है उसका किया हुआ है। मिसफायर हुआ रॉकेट और वहाँ पर गिर गया। और उसके कई एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं कि उतना एक्सप्लोजिव था जिसने डैमेज किया,
वहाँ पर कोई क्रेटर नहीं है, इसलिए बाहर का फायर नहीं आया है, इजराइल का फायर नहीं आया है। लेकिन जो भी हो, ये तो यूके ने तो अभी तक कहा है कि उनकी एजेंसीज अभी भी उसको स्टडी कर रही हैं। तो एक कुछ चीज़ें हैं जिससे कि गुस्सा और भड़का है अरब वर्ल्ड में, और एक साथ हुए हैं और उनका सपोर्ट और ज़्यादा हुआ है। हमास हमेशा ये चाहेगा कि ये लड़ाई लंबी खिंचे, क्योंकि लड़ाई जितनी लंबी खिंचेगी सिविलियंस पर उतना ज़्यादा नुकसान होगा, और दुनिया में फिर लोग इजराइल के खिलाफ होंगे कि सिविलियंस को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमास का वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो हमास तो हमेशा चाहेगा, इजराइल ज़रूर चाहेगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो वो अपना बदला ले सके और हमास का खात्मा कर सके। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, अरब वर्ल्ड में ईरान सीधा है, और ये तो फैक्ट है, सब जानते हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का पूरा सपोर्ट रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल है, मॉरल है। आर्म्स एम्यूनिशन की तरफ से कहा जा रहा है कि आर्म्स एम्यूनिशन उधर से ही आ रहे थे, ईरान भेज रहा था, क्योंकि इजिप्ट ने दिया नहीं है। इजिप्ट तो करता नहीं था जब से उन्होंने 1982 में ट्रीटी कर ली थी और रिकग्नाइज कर दिया था इजराइल को उसके बाद। तो ये जो चीज़ें हैं, इससे लगता नहीं है कि ताकत कम होगी हमास की, और ये देश जो जॉर्डन, सीरिया और अगर आ गए इसमें, एक फ्रंट उधर से खुल गया, हिजबुल्लाह का खुल गया, और भी जो कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका खुल गया, तो ये ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है समर्थन की, वो है रूस और चीन। रूस और चीन ने मिलकर के ऑलरेडी, मैं बाकी देशों की बात नहीं कर रहा हूँ जो और भी हैं, पाकिस्तान से लेके बाकी जो समर्थन दे रहे हैं हमास को, लेकिन चीन और रूस का समर्थन वहाँ आ गया। चीन ने ऑलरेडी बोल दिया है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए फ़लस्तीन के लिए। रूस ने ऑलरेडी सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग बुलाई थी, उसका प्रस्ताव 15 में से जो 15 मेंबर्स हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के, दोनों परमानेंट और टेम्परेरी मेंबर्स मिला करके, उनमें से 12 ने समर्थन किया। अमेरिका ने वीटो कर दिया, इस वजह से जो है वो हुआ नहीं। तो अगर दोनों चीन और रूस मिल करके भी, अब वो भी चाहेंगे इसका फ़ायदा उठाना, पूरी समर्थन दे रहे हैं वो फ़लस्तीन को और अरब वर्ल्ड को वहाँ पर, और वो चाहेंगे कि ये फ्रंट खुला रहे, जैसे यूक्रेन में उधर चल रहा है, वहाँ एक और फ्रंट नाटो और अमेरिका के लिए खुला रहे, ये उनके हित में होगा। तो ये भी एक ताकत है जो हमास को मिल रही है। अमेरिका का आप देखिए, आसपास के जो मिडिल ईस्ट में 12 देशों में अमेरिका का अमेरिकन बेसेस हैं। बहरीन में तो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, और तकरीबन आप हर एक में कुछ न कुछ, हर एक में, इनफैक्ट इवन यूएई में उसका एक ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है, सऊदी में उसका एक इस्टेब्लिशमेंट है, और बाकी जितने कतर हैं मिडल ईस्ट के तकरीबन मैक्सिमम में देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं हर जगह कोई एयरफोर्स बेस है, कहीं नेवल बेस हैं। 12 देशों में तो आप देख सकते हैं कि उसके बेसेज हैं। तो अमेरिका मजबूत है वहाँ पर। ऑलरेडी उसने मेडिटेरेनियन में अपना 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रखे हैं। अभी जो गेराल्ड फोर्ड आया है, आइजनहावर है, अब ये गेराल्ड फोर्ड के साथ 6 और, एक कैरियर अकेले तो होते नहीं हैं, 6 और वेसल्स हैं, जिसमें सबमरीन से लेकर के डिस्ट्रॉयर से लेकर के और लॉजिस्टिक्स वाली भी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उसने अपनी फोर्स वहाँ रख रखी है। और जो 5th फ्लीट है वहाँ पर, उसका भी काम है मेडिटेरियन एरिया देखना, खास करके जो पर्शियन गल्फ़ और बाकी एरिया, गल्फ़ ऑफ अकाबा और बाकी जितनी भी एरिया हैं वहाँ पर, उसको डोमिनेट करना। लेकिन रूस ने भी, उसने अपने ब्लैक सी में उसने बोला है कि वो अपने हाइपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको जो है तैनात करेगा। उसकी आइज़ इसी इलाके पर हैं, मेडिटेरेनियन और मिडिल ईस्ट पर। बाकी जो देश हैं अभी, जो यूएई और बाकी जो बात करना चाहते थे इजराइल से, उन्होंने बंद कर रखी हैं अपनी बातचीत, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमास को ताकत दे रहा है। और अरब वर्ल्ड तो, और जो पहले कुछ ही देश अगर दे रहे थे, बाकी उसकी मदद चोरी छिपे कर रहे थे, अब खुल के करेंगे। तो ये जो है, ये समर्थन इजराइल को जो है काफ़ी नुकसान करेगा। और हमास का, जो मैंने कहा कि उसका ऑलरेडी ताकत या उसका जो
मॉरल जो सपोर्ट है उसको बढ़ाएगा और हमास तैयार होगा, अपने आप तैयारी और बढ़ाएगा। और अगर उसको हथियार और मुहैया होने लगे, उसने लड़ाके और कर लिए, तो इजराइल के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। ये लड़ाई जो है इतनी जल्दी शायद ख़त्म ना हो, और नुकसान इजराइल का ऑलरेडी हो रखा है। यहाँ गाज़ा में भी हमने देखा कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रखा है, और ये नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ये नुकसान सिविलियंस का ज़्यादा है, क्योंकि गाज़ा में कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स बाहर ऐसी नहीं है जो नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स और इनकी वॉल से लेकर हर चीज़ का नुकसान हुआ। सबसे बड़ा जो दाग लगा है वो इजराइल की सुरक्षा एजेंसीज़ पर लगा है। इतना बड़ा अभेद्य उनका वॉल जो है वो टूट गया। तो ये कई चीज़ें इसमें आई हैं इसमें, और ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसने हमास को मॉरल ग्राउंड दिया है आगे बढ़ने का, ये बताने का कि वो कितनी ताकत उसके पास है। इसीलिए जो अरब बाकी देश हैं वो हमास के समर्थन में आ रहे हैं। अब नुकसान उसका ये है, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एंटी हमास जो फीलिंग है इजराइल या वेस्ट में, वो एंटी अरब नहीं होनी चाहिए। अरब का समर्थन मिल रहा है वो अलग की बात है हमास को, लेकिन हमास का खात्मा मीन्स हमास का खात्मा तक ही रहना चाहिए। ये पैलेस्टीनियंस या अरब के लोग जो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो मानवीय आधार पर सपोर्ट कर रहे हैं कि सिविलियंस का नुकसान हो रहा है, तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है, पूरी दुनिया को देखना ज़रूरी है कि एंटी हमास एंटी अरब नहीं पहुंच जाए, नहीं तो ये वर्ल्ड वॉर का रूप ले लेगा अगर इस हिसाब से हुआ। तो लड़ाई ज़्यादा प्रोलॉन्ग हुई तो हमने देखा कि यूक्रेन की लड़ाई में कितना दूसरे देशों का कितना नुकसान हुआ, थर्ड वर्ल्ड या जो हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ का या गरीब देशों का। एनर्जी क्राइसिस कितनी हुई, वो तो सबके लिए हुआ, विकसित देशों का भी हुआ, वो नाटो और यूरोप का भी हुआ, अमेरिका का भी हुआ, एनर्जी का प्रॉब्लम, और फूड क्राइसिस कितनी हुई। और यहाँ भी एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी शुरू हो जाएगी, और ये नुकसान फिर सभी का होगा, ग्लोबल इसका असर होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो है इसको किसी तरह रोका जाए। पैलेस्टीनियंस की भी बात हो, उनको भी जगह चाहिए, सब कह चुके हैं, नाटो भी कह चुका है, अमेरिका भी कह चुका है। हमास की जहाँ तक बात है, उसकी बर्बरता क्रूरता जो उसने की है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता, उसके लिए उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन आम नागरिकों का, और जैसे मैंने कहा एंटी अरब ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। अरब देश भी जो समर्थन कर रहे हैं वो मानवीय आधार पर जो समर्थन है बिल्कुल सही है, लेकिन ये बर्बरता का समर्थन चाहे कहीं से भी हो, चाहे हमास से हो चाहे इजराइल से हो, उसका समर्थन किसी ने भी नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ लेके अगर चलेंगे तब इसका समाधान निकल सकता है। सर, रूस यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है उसमें ताज़ा हालात क्या हैं? क्योंकि खबरें तो सब जगह सिर्फ इजराइल हमास की देखने को मिल रही हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। खबर पूरी दुनिया में जी अब मिडिल ईस्ट पर शिफ्ट हो गया है और इसको पीछे आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि रुक गया है वहाँ पर। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, स्टेलमेट हो रही है और किसी को कोई गेन नहीं है, ना लॉस है। मैं भी कहूँगा लॉस भी नहीं है, रूस को भी लॉस नहीं हो रहा है। यूक्रेन को लॉस इसलिए हो रहा है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज तो इतना हो चुका है और हो ही रहा है। लेकिन मुख्य चीज़ देखिए, दो चीज़ें हमें आज हम जरूर दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे। एक तो विंटर्स आ रहे हैं, रूस अपनी स्ट्रेटजी बदलेगा। इतने टैंक्स आपने देखिए, हम लोगों ने बात की, जर्मनी से टैंक्स आए, फ्रांस से टैंक्स आए, अमेरिका ने अब्राम्स भेजे, इंग्लैंड से टैंक्स आए, लेकिन हैं कहाँ वो? उनकी कहीं ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वो कितने आगे बढ़ गए। कुछ यूक्रेन उतना गेन नहीं कर पाया। साइकोलॉजिकल जो ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पहले बहुत करते थे, अब वो भी, क्योंकि लोग अब देखना शुरू कर दिए हैं, ग्राउंड पर तो हो नहीं रहा है और ये सिर्फ न्यूज़ में आ रहा था, तो वो भी एक चीज़ है जो कि अब बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन दो मुख्य चीज़ें हैं कि अभी यूक्रेन ने ATACM जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम जो दिया था अमेरिका ने यूक्रेन को, ये कह के कि आप रूस के अंदर इसे नहीं फायर करेंगे,
और रूस ने बोला था अमेरिका को, नसीहत दी थी कि अगर वो देंगे तो ये बढ़ जाएगा ये लड़ाई और हम मानेंगे कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन वो मिसाइल आई यूक्रेन में और परसों आपको पता है कि यूक्रेन ने वो मिसाइल इनके 2 एयरफील्ड्स में, जो ये कह रहे हैं कि रशियन ऑक्युपाइड टेरिटरी है, मतलब इनकी टेरिटरी, उसमें उन्होंने 2 एयरफील्ड्स पर डाला और 9 उनके हेलीकॉप्टर्स को उन्होंने नुकसान किया उससे। और मैं बता दूं कि ATACMS से एक टैक्टिकल मिसाइल है जिसमें एक R64 करके वॉरहेड लगता है, जिसमें काफ़ी एक्सप्लोजिव होते हैं और मल्टीपल वॉरहेड है जो कि ये काफ़ी एरिया डैमेज कर सकता है। और भी वॉरहेड लग सकते हैं, बट इन्होंने जो फायर किया उससे डैमेज हुआ जी। तो ये मुख्य थी जिससे कि नुकसान हुआ रूस का उसमें। और कहा जा रहा है कि ये कुछ उनके एयर डिफेंस सिस्टम का भी नुकसान हुआ, कुछ लॉजिस्टिक्स या आर्म्स के स्टोरेज थे उसमें नुकसान हुआ। तो एरिया वेपन है, उसे ये डैमेज तो होना था। लेकिन इसके साथ ही देखिए ये भी कहा जा रहा है, यूक्रेन ने एक्नॉलेज किया है कि कुपियांस्क का जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी भीषण लड़ाई चल रही है और रूस जो है धीरे धीरे वहाँ आगे बढ़ रहा है जी। तो एक ये चीज़ वहाँ पर है। दूसरा जो है इसमें एक स्ट्रेटजी मैं कह रहा हूँ कि विंटर स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंटर्स में टैंक्स काम नहीं करेंगे, विंटर्स में बर्फ़ अगर पड़ गई तो डैमेज नहीं होगा हथियारों से भी। तो ये स्ट्रेटजी रूस लेके चला है, क्योंकि रूस ने एक स्ट्रेटजी तो कर ली पूरी अपनी, जब तक इनके पास सामान आया बाकी आया, उसने अपनी डिफेंसेस पूरी डिग कर ली हैं, डिफेंसेस बहुत मजबूत कर ली हैं। तो ये इतने आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमने देखा, और ना अब और नहीं बढ़ पाएंगे विंटर्स में। लेकिन रूस जहाँ पर है वहाँ से वो अपनी जो सिस्टम से अपने लाइक वो मिसाइल वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर, आर्टिलरी वॉरफेयर ये करेगा जी। और ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि अभी जो है जो इसने 50 मिलियन डॉलर जो है उन्होंने डॉलर टर्म्स में रखा है अभी ड्रोन्स का डेवलपमेंट करने के लिए। उनका ये कहना है कि दुनिया के 40%, अपनी तो कह ही रहे हैं 40% ड्रोन्स रूस के होंगे या रूस के बने होंगे। तो अपना वो बना रहे हैं और वो इस पर लगे हुए हैं। वॉर मशीनरी उन्होंने और ज़्यादा अपनी कर ली है जी। अपने ये एमिनिशन, आर्म्स एमिनिशन और वो बढ़ाएंगे। नॉर्थ कोरिया से वो ले ही रहे हैं जी। ईरान से आप देख ही रहे हैं हो रहे हैं, और मिडिल ईस्ट की वजह से ईरान से इनका और क्लोज कोऑपरेशन होगा जी। ईरान ने और ड्रोन्स बना लिए हैं नए, एक कमाकोजी से भी, कमाकाजी की बात कर रहे थे हम, जो शाहिद ड्रोन्स की, उससे भी बढ़ के आगे उन्होंने बना लिया है कि पिन पॉइंट ड्रोन्स होंगे जो डिटेक्ट भी नहीं होंगे और अपना काम करेंगे और ज़्यादा लीथल होंगे, मतलब एक्सप्लोजिव उनमें और ज़्यादा होगा और एडवांस ड्रोन होंगे। तो ऐसी चीज़ों पर वो आगे बढ़ चुके हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए कि सर्बिया जो है वहाँ से लोग एनलिस्ट हो रहे हैं जी, अभी आ रहे हैं, जो कि रशियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो 3 लाख इन्होंने अपने रिजर्विस्ट लिए थे उसमें से 1.5 लाख तो ऑलरेडी आ गए थे पिछले महीने ही, अभी और इनके आ जाएंगे। तो अब रूस उस हालत में मजबूत हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूक्रेन के पास मैन पावर की काफ़ी कमी है जी, है नहीं उनके पास। अब उन्होंने तो सिर्फ ये किया था कि डॉक्टर्स की कमी हुई थी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, लेडीज वगैरह, वीमेन वगैरह, सब अभी एनलिस्ट होंगे उसके लिए। तो अभी बहुत और फोकस भी नहीं है, जेलेंस्की अलग उसमें पड़े हुए हैं कि अब वो मिडिल ईस्ट शुरू हो गया तो फोकस वहाँ ज़्यादा हो गया। इधर जो है लोग वैसे ही परेशान हैं और उनसे देख रहे हैं कि भाई हमारे पैसे इतने लग रहे हैं, यहाँ हासिल तो कुछ नहीं हो रहा है। और नाटो भी बैठ गया है, नाटो बिल्कुल बैठ गया। देखिए अभी स्टेटमेंट देखिएगा, पुतिन का जो स्टेटमेंट आया था यही BRI में जब गए थे, उन्होंने बड़ा साफ बोला है कि अभी हालत ये आ गई है कि वही नाटो जो कहता था कि रूस का नाम निशान मिटाएंगे, वही नाटो अब कहने को तैयार हो रहा है। खासकर उन्होंने वो दिया था यूरोपियन यूनियन की तरफ कि वो जो है शांति की बात करने के लिए, युद्ध रोकने की और शांति की बात करने की बात चल रही है। और इसमें आपको पता ही है, जब इन्होंने मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ था, UAE में एक ग्रुप भी बना था जिसमें अमेरिका और सब सारे शामिल थे, भारत भी उसमें शामिल है, तो वो भी बैकग्राउंड में चल ही रहा है जी। तो रूस अब दिखा रहा है मिल करके, और चीन से मिल करके दिखा सकता है कि हम कम नहीं हैं अभी जी। और हम मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, देखिए मैं चूँकि यहीं पर भला कि रिपीट होगा आगे, रूस ने भी कहा है कि मिडिल ईस्ट में जो हालत हैं उसको देख करके वो ब्लैक सी में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी
मतलब एयरक्राफ्ट तैयार वहाँ पर रखेगा, जैसे वो मिडिल ईस्ट पर भी नज़र रख सकें जी। तो उस लेवल पर अब चीज़ें पहुँच रही हैं जी। तो ये जो यूक्रेन की लड़ाई है, नुकसान अभी भी मैं कहूँगा यूक्रेन का ही हो रहा है जी। इस समय। एक दो टैक्टिकल मिसाइल से बहुत ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि फिर जितनी बार ये करते हैं तो पुतिन कुछ न कुछ उनका और ज़्यादा नुकसान करते हैं जी। पिछली बार देखा आपने, जब उन्होंने किया तो उन्होंने इतनी ज़्यादा उनका डैमेज कर दिया था। तो ये चीज़ अगर चलेगी तो थोड़ा मुश्किल का सामना और करना पड़ेगा यूक्रेन को ही। जी बिल्कुल सर। तो सर, आज के कार्यक्रम में आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की जो वियतनाम यात्रा थी वो भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, इस पर आपने प्रकाश डाला। साथ ही चीन में संपन्न BRI सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर आपने बातचीत की और किस तरीके से पुतिन और जिनपिंग मिलकर अब वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपने विस्तार से बातचीत की। इजराइल हमास युद्ध अब किस दिशा में जाता दिख रहा है और इससे जुड़े जो तमाम पहलू हैं जो हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को बहुत ज्ञानवर्धक उनके लिए साबित होंगे, उस पर आपने विस्तार से बातचीत की है। और हमास की जो ताकत है, हमास का जो समर्थन है, इस पर आपने विस्तार से बातचीत की है। और ये जो समर्थन के पीछे की क्या राजनीति है, क्या रणनीति है, उस पर भी आपने जानकारी दी है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर आपने हमेशा की तरह जो ताज़ा हालात हैं उससे हमारे पाठकों को, दर्शकों को अवगत कराया है। निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम भी हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए संग्रहणीय होगा। सर, आप इस कार्यक्रम से जुड़े, चर्चा से जुड़े, आपका बहुत आभार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तेज दुनिया खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।